कल लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कौन सी इनकम आती है, वो इनकम जो एक मकान मालिक को होती है, किससे, किराएदार से, है ना। अब उसका अपन ने क्या पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी हेड कब लगता है, जब चार्जिंग सेक्शन अप्लाई हो। चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, 22। एंड में थी कंडीशन या और में, एंड में थी, और क्या कहती थी, जिसके पास क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, वो उस हाउस प्रॉपर्टी का क्या है, ओनर। तो जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी है वो उसका मालिक है, तो क्या टैक्सेबल करेंगे, एनुअल वैल्यू, लेकिन वो खुद के बिजनेस में उस हाउस प्रॉपर्टी को काम में नहीं लेगा। और हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या पढ़ा था, बिल्डिंग या बिल्डिंग प्लस लैंड, खाली लैंड हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती तो ये है नहीं लगेगा। और ओनर मतलब भी पढ़ लिया था, जिसके पास कागज हो, टाइटल हो, लेकिन लीज के केस में 12 साल से ज्यादा में लेसी होगा, अलॉटमेंट में अलॉटी होगा, डिस्प्यूट में पर्सन हु रिसीव रेंट होगा, ये सब पढ़ा था अपन ने। तो बच्चों आज आगे चालू करते हैं अपन ने एक और चीज ये क्लियर कर भी ली है कि ये इनकम किसकी है, मकान मालिक की। ये बच्चों दिमाग में बैठा के रखना अपन कि भाई हाउस प्रॉपर्टी एक्ट की जब इनकम निकालेंगे अपन, तो उस केस में मकान मालिक दिमाग में चलेगा कि मकान मालिक कितना कमा रहा है, ठीक है, और कौन से साल कमा रहा है, प्रीवियस ईयर। तो देखो इसका आप लोग ये फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, क्या निकालने जा रहे हैं हम, इनकम कौन से हेड की, हाउस प्रॉपर्टी की, कौन से ईयर की, 1920 की, और किसकी, ए की, ए मतलब मकान मालिक की। क्लियर हो रहा है। तो कैसे निकालते हैं, सुनो बच्चों, ये एक फॉर्मेट है, गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेट में, आप इतने सारे नाम जो पढ़ रहे होंगे बच्चों, पूरे के पूरे लॉजिकल नाम है। मैं वर्ड लॉजिकल क्यों यूज कर रहा हूं पता है, आप मान लो आपका ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर जो है आपके घर का, वो किराए पे दिया हुआ है। आज आप बैठे बैठे आपके जज गई, आपने अपने फादर से पूछा कि पापा अपन ने जो ये ऊपर वाला घर किराए पे दे रखा है, इससे आप कितना पैसा कमा लेते हो। तो फादर ने कहा जो तुझे पूछना है पूछ, मैं बता दूंगा, और कैलकुलेट करके तू बता। तो अब भूल जाओ ये फॉर्मेट, भूल जाओ ये हाउस प्रॉपर्टी एक्ट। आप एक घर में कैजुअली आप लोग बैठे हो और आपके मन में लगा कि देखे तो सही कितना कमा रहे हैं किराएदार से, तो आपने अपने फादर से सबसे पहले क्या पूछोगे कि पापा इसका ऊपर वाले फ्लोर का महीने का किराया कितना है। समझ में आया। आपके फादर कहेंगे 15,000 रुपए महीना है, तो आप कहोगे अच्छा 15,000 महीना है, तो साल का कितना हुआ, 1,80,000। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये 1,80,000 रुपए इनकम है। बच्चों ये इनकम नहीं है, ये किराया है। अब अपन को क्या पता करनी है, इनकम। इनकम मतलब क्या ये पूरे 1,80,000 में कोई खर्चा हो रहा है या नहीं। ये देखो, अगर खर्चा हो रहा है तो उस खर्चे को इस 1,80,000 में से क्या करोगे, लेस, और जो बच गया वो इनकम है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। मतलब आप लोग किराएदार पे जो खर्चा करते हो, इस 1,80,000 को पाने के लिए वो खर्चा इस 1,80,000 में से क्या होगा, लेस। तब आपको पता चलेगा कि वाकई में हम लोग किराएदार से कुछ कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। अब इसे कैसे पता करते हैं बच्चों, सुनो। जैसे कि आपके फादर ने बताया कि किराया तो 15,000 महीने का है, लेकिन 2 महीने का किराया ये अपना जो ये किराएदार है इसने नहीं दिया तो लॉस हो गया। 1 महीने का 15 तो 2 महीने का कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 इसमें से क्या करोगे, लेस। आपने सोचा था 1,80,000 कमाते हैं, लेकिन 2 महीने का किराया नहीं दिया। फिर आगे सोचो, फिर आपने फादर से पूछा कि पापा अपन इस बिल्डिंग का टैक्स भी तो देते हैं, महीने का 10, साल का 10,000 रुपए। फादर ने कहा साल का 10,000 लगता है, 5,000 अपने फ्लोर का, 5,000 फर्स्ट फ्लोर का, तो 5,000 का खर्चा क्यों हुआ, वापस उस किराएदार की वजह से। तो आप कहोगे पापा ये भी तो खर्चा लेस होगा, क्योंकि ये भी तो 1,80,000 कमाने के लिए है। और फिर आपके फादर ने कहा केवल ये नहीं यार, अपन महीने का साल का सफाई वगैरह भी कराते हैं, पेंट भी करवाते हैं, छुटपुट टूट फूट हो जाती है उसको भी ठीक करवाते हैं अपन, तो साल का तू मान ले 15,000 रुपए और खर्चा लगता ही है, तब जाके ये किराएदार खुश रहता है। तो 15,000 रुपए तो साल के लगी रहे ना, तो 15,000 और लेस करोगे कि हाँ पापा अगर 1,80,000 कमाने हैं तो ये खर्चा भी करना पड़ेगा। एक और खर्चा जो आपके फादर ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया वो ये, आपके फादर ने बताया कि ये पूरा घर बच्चा अपने लोन पे ले रखा है। लोन पे ले रखा है तो उस लोन का क्या चुकाते हैं, इंटरेस्ट।
अब ये घर है 60 लाख का, 30 लाख का खर्चा ग्राउंड फ्लोर का आया है, 30 का फर्स्ट फ्लोर का आया है और उसका लोन अपन चुका रहे। तो बच्चों उस लोन पे और क्या दर लग रहा है? इंटरेस्ट। इसका मतलब उस फर्स्ट फ्लोर पर एक इंटरेस्ट नाम का खर्चा और देना पड़ रहा है। वो आपके फादर ने बताया कि इस इंटरेस्ट के चक्कर में ही तो किराए पे दिया था मैंने मकान। बच्चों ये प्रैक्टिकल लाइफ की एक सच्चाई है कि लोग आजकल 99% अपना घर लोन पे बनाते हैं। लोन पे बनाते हैं तो उस लोन पे क्या लगता है? इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए बेस्ट तरीका अपने इंडिया वालों ने अपनाया हुआ है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लोर बना के किराए पे दे दो ताकि महीने का महीना इंटरेस्ट वगैरह निकलता रहे। तो साल के 50,000 रुपए आपके फादर ने बताया कि वो इंटरेस्ट भी देता हूं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये मकान, क्या कोई मकान मालिक इनसे ज्यादा कोई खर्चा करता है? इनसे ज्यादा मतलब ये 30,000 रुपए वो रेंट है जो डूब गया है, ये 5,000 रुपए क्या है बच्चों? ये 5,000 रुपए टैक्स है, ये 15,000 रुपए अदर एक्सपेंसेस है और ये 50,000 रुपए क्या है? इंटरेस्ट। इसके अलावा भी कोई मकान मालिक का खर्चा होता है क्या? नहीं होता। सोच के देख लेना। इसका मतलब ये हुआ ये 4 खर्चे ही मकान मालिक कर दे तो ही बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली आप अपने फादर को बोलोगे कि पापा 1,80,000 रुपए अपन कमाते हैं लेकिन उसकी वजह से अपना जो है कितना खर्चा हो जाता है? लाख रुपए का। तो पापा अपन इस किराएदार से साल का केवल कितने कमा रहे हैं? 80,000 और टैक्स भी फिर किस पे लगेगा? 80,000 पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ का फॉर्मेट बता रहा हूं एग्जैक्टली सेम टू सेम गवर्नमेंट ने यहां पे बना दिया। क्लियर हुआ? लेकिन अच्छे अच्छे नामों से बनाया है। यहां अपन ने एक कैजुअली जो एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं वैसे किया। क्लियर? तो जिस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में एक किराएदार से किराया लेने के लिए 4 प्रकार के खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट ने भी अपने इनकम के फॉर्मेट में 4 खर्चे ही माने। तो अब आपका काम क्या होगा एग्जाम में? पहले आप देखोगे किराएदार से पैसे आ कितने रहे माइनस किराएदार की वजह से जा कितने रहे और फिर जो बच गया वो क्या कहलाएगी बच्चों? इनकम। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब जरा अब इस फॉर्मेट पर आइए। फॉर्मेट में सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब साल का कितना किराया आप वसूल रहे हो। इसको पूरा अपन ढंग से पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल जैसे उस टेबल पे चलिए 1,80,000 लिखा है तो ये 1,80,000 यहां आ जाएगा। ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब किराएदार से कितना वसूला। लेस लेस क्या करेंगे? 2 चीज। ये फॉर्मेट फिक्स है बच्चों, अपनी तरफ से मेरी तरफ से नहीं बनाया गया है, गवर्नमेंट का फॉर्मेट है ये। म्युनिसिपल टैक्स एंड अनरियलाइज्ड रेंट। म्युनिसिपल टैक्स मतलब वो 5,000 रुपए जो अपन ने उस घर पे पे किए थे। फिर अनरियलाइज्ड रेंट जो किराएदार बिना किराया दिए भाग गया वगैरह जो भी है उसको क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड रेंट। तो 30,000 और लेस। तो अब कितना बचा? 1,45,000। बच्चों वही तरीका अपनाना है जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाया बट एक फॉर्मेट के अंदर। तो 145 कैसे आया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ये 2 खर्चे क्या किए? लेस। कितना आया? 145। ये क्या कहलाती है? एनएवी, दैट इज नेट एनुअल वैल्यू। और इसमें भी 2 खर्चे लेस करोगे। कौन से 2 खर्चे? ये खर्चे का नाम क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब वही मतलब वो जो खर्चे होते हैं ना पेंट कराने के वगैरह वगैरह, ठीक है, तो टूट फूट सही करने के, इसका गवर्नमेंट ने नाम दिया है स्टैंडर्ड। जैसे वो 15,000 रुपए वो भी यहाँ लेस हो जाएगा। और लास्ट वो जो घर बनाने के लिए लोन लिया है उस पे क्या चुका रहे हैं? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट भी इसमें से क्या हो जाएगा? लेस। ये चारों चीजें लेस होने के बाद अब जो बच गया ये फाइनली कहलाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कैसे चलोगे? सबसे पहले आपका टारगेट क्या है? क्या निकालना? जीएबी। जीएबी में से कितने खर्चे लेस करोगे? 2 खर्चे लेस करके क्या आएगी? एनएबी। एनएबी में फिर 2 खर्चे लेस करके क्या आ जाएगी? इनकम। और टोटल खर्चे कितने हैं? 4। टैक्स जो रेंट डूब गया अनरियलाइज्ड, अगला स्टैंडर्ड डिडक्शन, समझ में आ रहा है, जो खर्चा क्या टूट फूट का, और लोन पे जो क्या चुकाया? इंटरेस्ट। इन सब को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है इसको क्या बोलते हैं अपन? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सोचने वाली क्या बात है बच्चों? मेरी बात सुनो। ये हेड बहुत बड़ा नहीं है, सैलरी से तो आधा ही है ये,
लेकिन जो बात ध्यान रखने की है वो क्या, वो ये, इस हेड में जेवी और इंटरेस्ट, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये दो चीज क्लियर नहीं हुई तो इसका मतलब आप ये हेड छोड़ चुके हो या ये हेड आपको समझ में नहीं आया। बाकी सारी चीजें 5-5 मिनट की है, बस जो है वो चैप्टर की बेसिक थीम समझ लीजिए या चैप्टर का बेस समझ लीजिए, वो इन दो में। क्लियर हुआ? तो अपन पहले पढ़ना चालू करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का सेक्शन है 23(1). यूं तो 2, 3, 4, 5 भी आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 1। 23 सबसेक्शन 1 क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है बच्चों, समझना मेरे को। देखो, आप लोगों को पता होगा इंडिया के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप जाइए, इंडिया के अंदर 90% मकान मालिक अपने किराएदार को रसीद नहीं देते। किराया लेते हैं लेकिन रसीद नहीं देते। अब अगर रसीद नहीं देते बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मकान मालिक के मन ही मन ये इंटेंशन है कि मैं टैक्स चोरी कर लूं, गवर्नमेंट को बताऊं ही नहीं कि ये घर किराए पे दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने क्या चाल चली, गवर्नमेंट ने कहा वो जो किराएदार मकान मालिक जो अपना किराया बताता है वो होता है एक्चुअल। एक्चुअल मतलब जो मकान मालिक कह रहा है कि हाँ इस किराएदार ने इतने दिए। क्लियर? इस एक्चुअल रेंट पे गवर्नमेंट को थोड़ा भरोसा कम है, तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करते हैं, इस एक्चुअल रेंट को एक दूसरे रेंट से कंपेयर करते हैं ताकि पता चले सच बोल रहा है या झूठ। तो वो रेंट कौन सा कहलाता है बच्चों, रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट आपको निकालना है, कैसे वो मैं अभी बताऊंगा। रीजनेबल रेंट आप निकाल के उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल से और ये देखोगे क्या ये मकान मालिक जो है सच बोल रहा है या झूठ। अगर गवर्नमेंट कहती है मकान मालिक किराया रीजनेबल आया 2 लाख, मकान मालिक कह रहा है मैं तो 2.5 लाख लेता, तो गवर्नमेंट कहती है बहुत ही बढ़िया, हमारे हिसाब से 2 लाख होना चाहिए था, वो 2.5 लाख बता रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर 2.5 लाख। लेकिन ये आ रहा है 2 लाख और मकान मालिक कह रहा है मेरे तो 50 गाड़ी आता है, गवर्नमेंट कहती है झूठ बोल रहा है वो, दोनों में से क्या लो, व्हिचएवर इज हायर। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक्चुअल तो एग्जाम में दिया हुआ है, अपन को क्या निकालना है, रीजनेबल। और रीजनेबल निकालने के लिए बच्चों ये टेबल पढ़नी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं रीजनेबल, सुनो। गवर्नमेंट कहती है पता करो मार्केट में रेट क्या चल रही है, ये क्या होता है, फेयर रेट। इनकम टैक्स ऑफिसर मार्केट में देखेगा कि ये ऐसा का ऐसा घर इस एरिया का लगभग कितने किराए पे मिलता है। मान लो उसको लगता है इनकम टैक्स ऑफिसर को 20,000 रुपए पर मंथ, तो फेयर रेंट हो गया 20,000। आपके एग्जाम में आया कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑफिसर 20,000 रुपए होता है, तो फेयर रेंट 20 है। उसको कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट, कि म्युनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से उस जगह का किराया कितना होना चाहिए। एग्जाम में आया म्युनिसिपल अथॉरिटी के हिसाब से किराया होना चाहिए 15, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, फेयर और म्युनिसिपल दोनों में से क्या लेंगे, व्हिचएवर इज हायर। दोनों में से हायर कौन है, 20,000, कौन हायर है, फेयर रेंट। तो दोनों में से व्हिचएवर इज हायर को क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, कि भाई 20,000 तो रेंट होना ही होना चाहिए। ठीक है, इसको अपन जेड वैल्यू वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो अब ये आया कितने रुपए बच्चों, 20,000। अब इस 20,000 को, ये 20,000 किसके निकाले गए हैं, ऑफिसर द्वारा। कई बार क्या होता है, ऑफिसर को भी खर्चा नहीं दो तो ऑफिसर कहेगा नहीं 20,000 का है, जबकि किराया तो 5,000 ही आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कल कहीं ऑफिसर जानबूझ के किराया ज्यादा ना बताए, तो ऑफिसर के बताए गए रेंट को एक दूसरे प्रकार के रेंट से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब एक सिंपल भाषा में बोलूं तो जिस शहर में वो रहता है उस शहर का, उस पर्टिकुलर जगह का, उस साइज का कितना किराया होना चाहिए। तो उसके एग्जाम में लिखा हुआ है 12,000, मतलब उस शहर में मैक्सिमम किराया ही 12 होना चाहिए और ऑफिसर खुन्नस निकालने के लिए कितने रुपए बता रहा है, 20,000। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, यार तो 20 बता रहा है, शहर का मैक्सिमम सबसे महंगे एरिया का किराया ही 12 है, गलत काम मत कर, उसे परेशान नहीं करना हमें। तो फिर गवर्नमेंट क्या कहेगी, 20 और 12 एक्सपेक्टेड और स्टैंडर्ड व्हिचएवर इज लोअर, वो क्या बन जाएगा बच्चों, रीजनेबल। तो रीजनेबल कितना आएगा, 12,000। क्लियर हो रहा है, इंटू 12 करना है, मैं तो अब समझाने के लिए मंथली देख रहा हूं। ठीक है,
तो अब रीजनेबल कैसा आया बच्चों? रीजनेबल कैसा आया? म्युनिसिपल और फेयर व्हिचएवर इज हायर, क्या बन गया? एक्सपेक्टेड। कंपेयर विद स्टैंडर्ड व्हिचएवर इज लोअर, क्या बन गया? रीजनेबल। गवर्नमेंट के हिसाब से किराया 12,000 तो होना चाहिए। अब इस रीजनेबल को किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल से। एक्चुअल क्वेश्चन में दे रखा है वो मकान मालिक केवल 10,000 बता रहा है, तो गवर्नमेंट कहती है झूठ बोल रहा है वो। एक्चुअल और रीजनेबल क्या लेंगे? व्हिचएवर इज हायर, तो वो क्या बन जाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, साल भर की वैल्यू आएगी, लेकिन मंथली मैंने एग्जांपल के हिसाब से समझाया है। तो इन दोनों में से जो हायर होता है वो क्या बनेगी? जीएबी। तो पहले क्या करोगे? म्युनिसिपल और फेयर व्हिचएवर इज हायर दैट इज एक्सपेक्टेड, compare with standard whichever is lower that is reasonable, and reasonable compare with actual whichever is higher that will treated as gross annual value, और वो gross annual value यहां आ जाएगी। क्लियर हो रहा है? इतना आसान भी नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, जो आसान चीज नहीं है वो ये, ठीक है, लेकिन एक बार आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।